हेलो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं भारतीय न्याय संहिता BNS 2023, जिसका चैप्टर 1 और 2 हम पढ़ चुके हैं। आज हम चैप्टर शुरू करेंगे, चैप्टर नंबर 3, दैट इज जनरल एक्सेप्शंस। मैं आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में कवर करूंगा। जो पीछे भी मैंने वीडियो बनाया है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में मैंने कवर किया है। तो इसी प्रकार से हम आगे भी पढ़ते रहेंगे, जिसमें मैंने आपको इलस्ट्रेशंस और इम्पोर्टेंट केस लॉज भी डिस्कशन किए हैं। तो आगे आने वाली वीडियोज में भी सभी में हम इसी प्रकार से डिस्कशन करते हुए चलेंगे, इम्पोर्टेंट केस लॉज और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि आपके RGS प्री और मेंस के लिहाज से इम्पोर्टेंस रखते हैं इनके बारे में। अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आगे आने वाली वीडियोज आपको मिलते रहेंगे। तो लेट्स स्टार्ट चैप्टर नंबर 3 ऑफ BNS भारतीय न्याय संहिता 2023, that is general exceptions. General exceptions covers section 14 to 44. सेक्शन नंबर 14 से 44 तक जनरल एक्सेप्शंस दिए गए हैं। पूरी BNS इन्हीं जनरल एक्सेप्शन के अधीन काम करती है। तो आज 14 से 44 तक बहुत ज़्यादा सेक्शन है, इसलिए आज हम पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। आज हमारा डे 1 में कुछ चैप्टर जितना हम कर सकते हैं उतना कवर करेंगे, बाकी हम नेक्स्ट डे कवर करेंगे। तो हमारा देखते हैं डे 1 में क्या क्या चैप्टर हम कंप्लीट कर लेते, कौन कौन से सेक्शन हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो लेट्स स्टार्ट सेक्शन नंबर 14। Section 14 is act done by a person bound or by mistake of fact believing himself bound by law। यानी कोई एक व्यक्ति है जो कि बाउंड बाय लॉ है, या फिर उसकी मिस्टेक ऑफ फैक्ट, उससे वो अपने आप को बाउंड बाय लॉ समझता है। कहीं पे भी कानून में मिस्टेक ऑफ लॉ एक्सेप्टेबल नहीं है। मिस्टेक ऑफ लॉ का कोई भी एक्सक्यूज नहीं दिया जा सकता है, लेकिन अगर फैक्ट का कोई मिस्टेक है तो उसको एज ए राइट यहाँ पे लिया जा सकता है, एक्सेप्शन के रूप में भी उसको लिया जा सकता है। तो अगर या तो कोई व्यक्ति बाउंड बाय लॉ है, या फिर वो मिस्टेक है, उसकी मिस्टेक ऑफ फैक्ट है, जिससे कि वो बिलीव करता है कि वो बाउंड बाय लॉ है, तो क्या है, उसको एक्सेप्शन के रूप में यूज कर सकता है, वो जो कि सेक्शन नंबर 14 में कवर किया गया है। और ये पहले IPC में बंद किया गया था, IPC के सेक्शन नंबर 76 में। तो क्या किया गया, नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय ए पर्सन हु इज और हु बाय रीजन ऑफ ए मिस्टेक ऑफ फैक्ट एंड नॉट बाय रीजन ऑफ ए मिस्टेक ऑफ लॉ in good faith believes himself to be bound by law to do it। तो क्या बोल रहा है, यही जो मैंने आपको बताया कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट है वो हो सकता है, लेकिन मिस्टेक ऑफ लॉ नहीं हो सकता। नथिंग इज एन ऑफेंस, कुछ भी ऑफेंस नहीं है। विच इज डन बाय ए पर्सन, ऐसा कोई भी कार्य ऑफेंस नहीं होगा जो कि ऐसे पर्सन के द्वारा किया गया है। कैसे पर्सन के द्वारा, which और who by reason of a mistake of fact, या तो वो खुद या फिर उसके द्वारा मिस्टेक ऑफ फैक्ट के द्वारा, एंड नॉट बाय रीजन ऑफ ए मिस्टेक ऑफ लॉ, यानी कि जो मिस्टेक है वो फैक्ट की मिस्टेक है, लॉ की मिस्टेक नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट है। इन गुड फेथ, और गुड फेथ में वो इस प्रकार से बिलीव करता है कि वो बाउंड बाय लॉ है, या तो वो बाउंड बाय लॉ है, या फिर ये मिस्टेक ऑफ फैक्ट के द्वारा वो बिलीव करता है कि वो बाउंड बाय लॉ है, तो वो इस सेक्शन के अंतर्गत एक्सेप्शन के अंडर में आएगा। इसको थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं इलस्ट्रेशन के हेल्प से। तो फर्स्ट इलस्ट्रेशन देर का ए सोल्जर, ए है कोई एक सोल्जर है, फायर्स ऑन ए मॉब, एक मॉब है, भीड़ है, उसके ऊपर फायर करता है। बाय द ऑर्डर ऑफ हिज सुपीरियर ऑफिसर, उसके सुपीरियर ऑफिसर ने उसको फायर करने के लिए ऑर्डर दिया, और वो उस ऑर्डर को फॉलो करते हुए वो उस मॉब पे फायर कर देता है। इन कन्फर्मिटी विद द कमांड्स ऑफ द लॉ, जो कि लॉ के द्वारा उसको कमांड देने के लिए सुपीरियर है, उसके सुपीरियर द्वारा कमांड दी गई है, और उसको फॉलो करता है और फायर कर देता है। ही हैज़ कमिटेड नो ऑफेंस, उसने कोई ऑफेंस नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि वो एक सोल्जर है। वो सोल्जर को जो उसके सुपीरियर ने जो उसको आदेश देने के लिए दायी है, उस
के द्वारा अगर कोई आदेश दिया गया है तो उसको अगर वो फॉलो कर रहा है तो उसने कोई ऑफेंस नहीं किया। सेकेंड इलस्ट्रेशन इज एन ऑफिसर ऑफ ए कोर्ट being ordered by that court to arrest Y। ये क्या है? कोर्ट का एक कोई अफसर है, कोर्ट के द्वारा उसको ऑर्डर दिया गया है कि वो अरेस्ट करे किसको? वाई को। एंड आफ्टर ड्यू इंक्वायरी बिलीविंग जेड टू बी वाई, वो कुछ इंक्वायरी करता है और उसमें उसको लगता है कि जो जेड है वाई नहीं है, वो रियल में कोई जेड नाम का व्यक्ति है, वो क्या है उसको समझ लेता है कि वो वाई है और उसको अरेस्ट कर लेता है। हियर ए हैज नॉट कमिटेड एनी ऑफेंस। तो क्या करता है, कोई ए है, उसको कोर्ट के द्वारा मिला हुआ है, आदेश मिला हुआ है कि आप वाई को अरेस्ट करो। वो वाई को अरेस्ट करने के लिए जाता है, वहां पे देखता है कि जेड नाम का कोई व्यक्ति है, उसको वो इंक्वायरी करता है और उसको लगता है कि नहीं ये वाई है, तो वो वाई समझ के उसको अरेस्ट कर लेता है। इसका मतलब उसने कोई ऑफेंस नहीं किया। इसके कुछ केस लॉज पढ़ेंगे हम। तो पहला केस लॉ है एम.एच. जॉर्ज वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1965। तो क्या है, एम.एच. जॉर्ज वॉज नॉट एन इंडियन सिटीजन। जो एम.एच. जॉर्ज था वो इंडियन सिटीजन नहीं था। एंड वाज ट्राइंग टू स्मगल गोल्ड थ्रू इंडिया। वो इंडियन सिटीजन नहीं था लेकिन वो इंडिया से होते हुए गोल्ड का स्मगलिंग करने की कोशिश कर रहा था। India recently passed a law to prohibiting to carry that much gold through India। इंडिया ने उसी टाइम पे एक लॉ पास किया था कि उस क्वांटिटी का, उतने क्वांटिटी का अमाउंट का गोल्ड कोई भी इंडिया से इंडिया के थ्रू नहीं कैरी कर सकता है। एम.एच. जॉर्ज वाज हाइडिंग द गोल्ड इन हिज जैकेट दैट 234 kg ऑफ गोल्ड। एम.एच. जॉर्ज था, उसके पास 34 kg का गोल्ड था और उसने अपनी जैकेट में इसको हाइड कर रखा था। कोर्ट सेड दैट इवन इफ एम.एच. जॉर्ज डिड नॉट नो द लॉ। कोर्ट ने बोला कि एम.एच. जॉर्ज है, वो इंडियन सिटीजन नहीं है और वो न ही इंडिया के कानून के बारे में जान रहा होगा, वो नहीं जानता हो चाहे, लेकिन ही इज सपोज टू नो इट। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। लेकिन अगर वो इंडिया से होते हुए अगर गोल्ड ले जा रहा है तो उसका इंडिया के कानून का ज्ञान होना चाहिए। अगर उसको कानून का ज्ञान नहीं है तो उसको कोई एक्सक्यूज नहीं होगा। एंड ही वॉज हेल्ड लाइबल अंडर द रिलेवेंट प्रोविजंस, और उसको लाइबल ठहराया गया। तो चाहे वो इंडियन हो या न हो, अगर इंडिया में वो अपराध कर रहा है, बीएनएस के अंतर्गत अगर वो अपराध है तो वो अपराध होगा, चाहे उसका कानून का ज्ञान हो या न हो। उसको कानून का ज्ञान नहीं होने की कोई भी क्षमा नहीं दी जा सकती। नेक्स्ट इज सेक्शन 15 एक्ट ऑफ जज व्हेन एक्टिंग जुडिशियली। कोई जज है, उसका एक्ट अगर कोई है, अगर वो जुडिशियली कार्य कर रहा है तो ये बीएनएस में सेक्शन 15 में आया है और इससे पहले आईपीसी में भी था, आईपीसी के सेक्शन 77 में। तो क्या प्रोविजंस किए गए? नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय ए जज व्हेन एक्टिंग जुडिशियली इन द एक्सरसाइज ऑफ एनी पावर which is or which in good faith he believes to be given to him by law। यानी क्या बोलता है कि नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय ए जज, यानी कि कोई एक जज है, उसके द्वारा अगर कोई कार्य किया गया है तो ऑफेंस नहीं होगा। कब नहीं होगा? व्हेन एक्टिंग जुडिशियली, जब वो जुडिशियरी कार्य कर रहा है, इन द एक्सरसाइज ऑफ एनी पावर, किसी पावर को एक्सरसाइज करने में अगर वो जुडिशियरी कार्य कर रहा है तो वो एक ऑफेंस नहीं होगा। विच इज और विच इन गुड फेथ ही बिलीव्स टू बी गिवन टू हिम बाय लॉ, यानी कि जिससे कि वो विश्वास करता है कि वो कार्य उसको लॉ के द्वारा दिया गया है। गुड फेथ में वो ऐसा विश्वास करता है तो वो क्या नहीं होगा? अपराध नहीं होगा। केस लॉ है सेक्शन 15 में
स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेज नारायण दत्तात्रेय। क्या है? इन दिस केस द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द जुडिशियल एक्ट एक्सेप्शन अंडर सेक्शन 77 ऑफ आईपीसी। ये जो सेक्शन 15 है वो आईपीसी में कौन सा सेक्शन था? 77 था। तो ये बीएनएस अभी आया, इससे पहले आईपीसी चलता था, इसलिए इसने जो दिया हुआ है प्रोविजंस आईपीसी के हिसाब से बताया गया कि जुडिशियल एक्ट एक्सेप्शन अंडर सेक्शन 77 of IPC applies only to acts performed by a public servants in good faith and within the scope of their official duties, and not to acts of omission or commission that are malified or beyond the scope of their official duties। यानी कि यहाँ पे क्या है, जो जज है वो एक्टिंग एज जुडिशियल एक्ट कर रहा है। तो सेम इसमें यही बताया कि अगर वो अपने ऑफिशियल ड्यूटी में, अगर वो इस प्रकार से कोई कार्य कर रहा है गुड फेथ में और स्कोप ऑफ देयर ऑफिशियल ड्यूटी में अगर वो कोई कार्य कर रहा है, तभी वो ऑफेंस नहीं होगा। अदरवाइज क्या होगा? वो ऑफेंस होगा। अगर वो बियॉन्ड द स्कोप ऑफ देयर ऑफिशियल ड्यूटी कार्य करता है, या फिर ऐसा कोई ओमिशन, किसी काम का ओमिशन या फिर कमीशन। कमीशन मीन्स कार्य करना, ओमिशन मीन्स नहीं करना, लोप करना। तो दैट आर मालाफाइड, तो क्या होगा? वो अपराध होगा। सेकंड केस लॉ है के आर लक्ष्मण वर्सेज स्टेट ऑफ तमिलनाडु। तो क्या है इसमें? इन दिस केस डेल्थ विद द इश्यू ऑफ वेदर the prior sanction was required before a public servant could be prosecuted for an act performed in the discharge of his official duties. The Supreme Court held that prior sanction was required before the prosecution could be intimated against a public servant under the Judicial Act exception in section 77 of IPC। यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने ये डिसीजन दिया है कि प्रियर संक्शन वाज रिक्वायर्ड, प्रियर संक्शन जरूरी था किससे पहले? बिफोर द प्रोसिक्यूशन कुड बी इनिशिएटेड, यानी कि प्रोसिक्यूशन इनिशिएट करने से पहले प्रियर संक्शन की जरूरत थी। किसके? पब्लिक सर्वेंट के प्रोसिक्यूशन से पहले अंडर द जुडिशियल एक्ट एक्सेप्शन इन सेक्शन 77 ऑफ आईपीसी। जो सेक्शन 77 है आईपीसी का, यह सेक्शन 15 ऑफ बीएनएस है, उसके अंतर्गत। दीज केसेज प्रोवाइड गाइडेंस ऑन द स्कोप एंड एप्लीकेशन ऑफ द जुडिशियल एक्ट एक्सेप्शन अंडर सेक्शन 77 ऑफ आईपीसी एंड हैव हेल्प्ड टू क्लियरिफाई the rights and obligations of public servants in the performance of their official duties। Next is section 16। Section 16 is act done pursuant to judgment or order of court, यानी कि जजमेंट को फॉलो करते हुए या फिर कोई कोर्ट का ऑर्डर है उसको फॉलो करते हुए अगर कोई एक्ट किया गया है तो वो भी अपराध नहीं होगा अंडर सेक्शन 16 ऑफ बीएनएस। और ये प्रोविजन पहले आईपीसी में किया गया था, आईपीसी के सेक्शन 78 में। तो क्या है? नथिंग विच इज डन इन परस्यूएंस ऑफ और विच इज वारंटेड by the judgment or order of a court, if done whilst such judgment or order remains in force। क्या बोल रहा है कि नथिंग विच इज डन इन परस्यूएंस ऑफ और विच इज वारंटेड बाय द जजमेंट, यानी जो जजमेंट दिया गया उसके में जो वारंट किया गया है, या परस्यूएंस और ऑर्डर ऑफ ए कोर्ट, या फिर कोर्ट का जो ऑर्डर है उसमें, इफ डन whilst सच जजमेंट और ऑर्डर रिमेन्स इन फोर्स, यानी कि जब ऐसा जो जजमेंट दिया गया है या फिर ऐसा ऑर्डर है वो फोर्स में है, इज एन ऑफेंस नॉट विथ स्टैंडिंग द कोर्ट मे हैव हैड नो जुरिडिक्शन टू पास सच जजमेंट। अगर वो जो जजमेंट दिया गया है और वो जो ऑर्डर दिया गया है वो अभी है, स्टिल है, तो उसके अगर फॉलो करते हुए
उसके परस्युएंस में अगर कोई व्यक्ति कुछ कार्य करता है तो वो अपराध नहीं होगा। अगर मान लो कोई ऐसे बोलता है कि वो जिसने कोर्ट ने डिसीजन दिया उसका जुरिडिक्शन ही नहीं था, तो नो इश्यू, जुरिडिक्शन है या नहीं है इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर उसने डिसीजन दे दिया और अभी वो डिसीजन चल रहा है, इन फोर्स है, तो उसके अगर सर में अगर कोई कार्य किया जाता है तो वो अपराध नहीं होगा। कोर्ट नो जुरिडिक्शन टू पास सच जजमेंट और ऑर्डर, यानी कि ऐसे जजमेंट पास करने का उसको अधिकार है या नहीं है, फिर भी वो लागू रहेगा। प्रोवाइडेड द पर्सन डूइंग द एक्ट इन गुड फेथ बिलीव दैट द कोर्ट हैड सच जुरिडिक्शन, यानी कि अगर मान लो कोर्ट का जुरिडिक्शन नहीं है लेकिन जिसको ये डिसीजन दिया गया उसको ये लगता है गुड फेथ में, वो ये सोचता है कि कोर्ट ने जिसने भी आदेश दिया है उसके पास में ऐसा जुरिडिक्शन था, तो वो क्या करेगा, इस सेक्शन का लाभ ले सकता हो। केस लो पढ़ेंगे अब। सेक्शन 16 में क्या है, कपूरचंद वस्टेड स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। क्या है, ए सर्च वारंट वॉज इश्यूड अगेंस्ट ए माइनर मैरिड गर्ल, एक माइनर मैरिड गर्ल है उसके अगेंस्ट में एक सर्च वारंट इश्यू हुआ बाय हर मदर फॉर हर रिकवरी, यानी कि कोई माइनर गर्ल है उसकी रिकवरी के लिए उसकी मदर ने सर्च वारंट इश्यू करवाया। द मदर ऑफ द गर्ल ऑब्टेन्ड ए सर्च वारंट अंडर सेक्शन 100 ऑफ सीआरपीसी, सीआरपीसी के सेक्शन 100 के अंतर्गत उसने क्या किया, सर्च वारंट प्राप्त किया। The magistrate, having recorded the statement of the girl, directed her to given to her husband. मजिस्ट्रेट ने उस लड़की का स्टेटमेंट है वो रिकॉर्ड किया और जो गर्ल है उसको वापस उसके हस्बैंड को देने का डिसीजन दिया। Here if the husband and his companions try to make her sit in a car, अगर मान लो कोर्ट ने डिसीजन दे दिया कि वो अपने हस्बैंड के साथ जाएगी, तो हस्बैंड और उसके साथ में जो लोग आए हैं अगर वो उसको पकड़ के ज़बरदस्ती उसकी कार में बिठाने की कोशिश करते हैं, कंपेनियंस ट्राई उसको बिठाने की कोशिश करते हैं, दे वुड नॉट कमिट ऑफेंस, उन्होंने कोई ऑफेंस नहीं किया, एज दे आर फुल्ली प्रोटेक्टेड अंडर सेक्शन 78 ऑफ आईपीसी और सेक्शन 16 ऑफ बीएनएस। The only difference between section 77 and 78 is section 77 और 78 means section 15 और section 16 में क्या difference है, that the judicial acts may be protected under section 78 even if the authorized court has no jurisdiction, but in section 77 the judge must act within his jurisdiction to be protected by it, यानी कि सेक्शन 15 क्या बोलता है कि कोई जज है वो जुडिशियली एक्ट कर रहा है अगर, तो वो प्रोटेक्टेड है, और सेक्शन 16 क्या बोल रहा है कि कोई जजमेंट के और या फिर ऑर्डर के परस्युएंट में अगर कोई कार्य किया जाता है तो वो अपराध नहीं है। तो 15 और 16 में क्या डिफरेंस हुआ, डिफरेंस ये हुआ कि जो 16 है उसमें जरूरी नहीं है कि वो उसका क्षेत्राधिकार हो ही, जो कोर्ट ने जिसने दिया है डिसीजन उसका जुरिडिक्शन हो या नहीं हो कोई गारंटी नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन सेक्शन 15 में ये ज़रूरी है, जो भी जज है वो डिसीजन दे रहा है तो वो अपने एरिया में अपने जुरिडिक्शन में ही दे सकता है। नेक्स्ट इज सेक्शन 17। सेक्शन 17 इज एक्ट डन बाय ए पर्सन जस्टिफाइड or by mistake or fact believing himself justified by law। सेक्शन 14 हमने क्या पढ़ा था कि जो मानता है कि या तो जो कानून है उसके द्वारा बाध्य है या फिर वो अपने आप को तथ्य की भूल के द्वारा अपने आप को कानून द्वारा बाध्य मानता है या फिर इसमें जस्टिफाइड है। 14 और 17 में क्या डिफरेंस है कि ये जस्टिफाइड है, अगर कोई या तो जस्टिफाइड है कानून के द्वारा या फिर मिस्टेक ऑफ फैक्ट के द्वारा वो अपने आप को जस्टिफाइड समझता है तो वो भी एक्सेप्शन के अंतर्गत आएगा सेक्शन 17 ऑफ बीएनएस में,
और ये पहले आईपीसी में था, आईपीसी के सेक्शन 79 में। नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय एनी पर्सन हु इज जस्टिफाइड बाय लॉ, यानी कि कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसके द्वारा कोई भी किया गया कार्य अपराध नहीं होगा, यानी कि जो कि जस्टिफाइड बाय लॉ है, या तो वो जस्टिफाइड बाय लॉ है या फिर who by reason of a mistake of fact and not by reason of a mistake of law, यानी कि जो मिस्टेक ऑफ फैक्ट के द्वारा न कि मिस्टेक ऑफ लॉ के द्वारा जस्टिफाइड। believes himself to be justified by law in doing it, यानी कि जो क्या है, जो बंदा वो मिस्टेक ऑफ फैक्ट के द्वारा जस्टिफाइड अपने आप को समझता है, न कि मिस्टेक ऑफ लॉ के द्वारा, तो वो इस सेक्शन के अंतर्गत आएगा। इलिस्ट्रेशन दिया है इसमें, ए सी जेड कमिट व्हाट अपियर्स टू बी ए मर्डर, ए इन द एक्सरसाइज टू द बेस्ट ऑफ हिज जजमेंट extract in the good faith of the power which the law gives to all persons of apprehending murderers in the fact CJ in order to bring Z before the proper authorities. A has committed no offense, though it may turn out that Z was acting in self डिफेंस, यानी कि जेड इस प्रकार से कोई एक्ट कर रहा था जिससे कि ए को ऐसा लगा कि वो किसी का मर्डर कर देगा। ए ने जेड को सीज कर लिया, पकड़ लिया। क्यों पकड़ लिया? कि वो अप्रोप्रिएट जो भी अथॉरिटी है, प्रॉपर अथॉरिटी है, उसके सामने उसको पेश कर सके जिससे कि वो किसी का मर्डर ना कर पाए। अब वो उसको लेके आ जाता है, बाद में पता चलता है कि वो तो अपनी सेल्फ डिफेंस में ऐसा कर रहा था, लेकिन फिर भी इन्हें कोई अपराध नहीं किया है क्योंकि वो अपने आप को जस्टिफाइड मानता था बाय लॉ कि अगर कोई व्यक्ति किसी का मर्डर कर रहा है या कोई अपराध कर रहा है तो उसको आप सीज कर सकते हो। तो उसने वही कार्य किया। अब उसको नहीं पता था कि वो सेल्फ डिफेंस में ऐसा कार्य कर रहा था। केस लॉज हैं इसके कुछ। तो पहला है स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश वर्सेस वेणुगोपाल 1994 का केस है। पुलिसमैन सब इंस्पेक्टर, 1 हेड कांस्टेबल एंड ए कांस्टेबल, एक पुलिसमैन है सब इंस्पेक्टर, एक हेड कांस्टेबल है और एक कांस्टेबल है। अरेस्टेड ए पर्सन ऑन सस्पिशन दैट ही हैड रिसीव्ड सम स्टोलन प्रॉपर्टी, उन्होंने एक व्यक्ति को अरेस्ट किया किस सस्पेक्ट में कि उसने कोई स्टोलन प्रॉपर्टी है उसको रिसीव किया, चोरी की प्रॉपर्टी है उसको रिसीव किया। एंड इज इन्वॉल्व इन हाउस ब्रेकिंग, और वह हाउस ब्रेकिंग में शामिल है। लेटर द पर्सन वॉज फाउंड डेड विथ इंजरीज ऑन हिज बॉडी, उसके बाद में जिस पर्सन को उन्होंने अरेस्ट किया था वो मृत पाया जाता है, उसकी मौत हो गई होती है और उसके शरीर पे कुछ इंजरीज के निशान हैं। द प्रोसिक्यूशन alleged the police for wrongful confinement and torture for taking out a confession out of him. ट्रायल कोर्ट convicted the पुलिस, ट्रायल कोर्ट ने क्या किया, उन्हें जो पुलिस था उसको wrongful confinement के लिए और उसको टॉर्चर करने के लिए, किस लिए कि उससे कोई कन्फेशन करवा सके अपराध के संबंध में, इसके लिए उनको टॉर्चर किया कि इस विषय में कोर्ट ने उसको कॉन्विक्ट किया। हाई कोर्ट एक्विटेड गिविंग देम द डिफेंस ऑफ सेक्शन 79, हाई कोर्ट ने क्या किया, उनको एक्विट कर दिया है सेक्शन 79 ऑफ आईपीसी बीएनएस का सेक्शन नंबर 17। वट एवर पुलिसमैन डू ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन इज जस्टिफाइड बाई लॉ, यानी कि जो इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो पुलिसमैन जो भी करते हैं वो जस्टिफाइड बाई लॉ है। एंड सुप्रीम कोर्ट सेड दैट द व्यू ऑफ हाई कोर्ट इज वुली अनवारंटेड, उसके बाद में मैटर सुप्रीम कोर्ट में चला जाता है और सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि जो हाई कोर्ट का व्यू है वो बिल्कुल ही गलत है। इन लॉ बीटिंग एंड टॉर्चरिंग हैज एब्सोल्यूट
नो रिलेशन टू द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन, यानी कि टॉर्चर करना और पीटना जो भी है वो इन्वेस्टिगेशन की प्रोसेस में अब्सोल्युटली कोई वास्ता उनका नहीं है। मीन्स वो एक्विट नहीं किए जा सकते, उनको कॉन्विक्ट किया जाएगा। नेक्स्ट केस लो है इन केस साहू वर्सेस शालिग्राम सिंह। क्या है? इन दिस केस द कोर्ट हेल्ड दैट द अक्यूज्ड showed that he in good faith and believing that the offense of smuggling rice was going on the plaintiff's house। उसने क्या किया, जो एक्यूज्ड व्यक्ति था उसने ये शो करने की कोशिश की कि उसने गुड फेथ में और उसने बिलीव किया है कि जो ऑफेंस है स्मगलिंग का, जो राइस है वो स्मगलिंग होके कहाँ जा रहा है, प्लेंटिफ के घर में जा रहा है। एंड थस ही ब्रिंग्स द कार्ट एंड कार्टमैन टू द पुलिस स्टेशन, कि उसने देखा कि इस प्रकार से राइस है स्मगलिंग का और वो प्लेंटिफ के घर जा रहा है, तो उसने कार्ट और कार्टमैन को पुलिस स्टेशन ले आया। दिस सेड सस्पिशन वॉज प्रूव्ड टू बी रॉन्ग। जो इस प्रकार का सस्पिशन था उसको रॉन्ग प्रूव कर दिया गया। द अक्यूज्ड कैन टेक द डिफेंस ऑफ मिस्टेक ऑफ फैक्ट एज ही इज डूइंग द एक्ट इन गुड फेथ एंड बिलीविंग इट टू बी जस्टिफाइड बाय लॉ। यानी कि वो किसका फायदा ले सकता है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट का फायदा ले सकता है कि उसने अपने आप को जस्टिफाइड समझा बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट। The word justified according to Black's Law Dictionary means the act done on adequate reason sufficiently supported by credible evidence when weighted by the unprejudiced mind, guided by common sense and by correct rule of law। तो इस प्रकार है वो किसका सहारा ले सकता था, जस्टिफाइड बाय लॉ का सहारा ले सकता है बाय मिस्टेक ऑफ लॉ। लेकिन यहाँ पे मिस्टेक ऑफ फैक्ट का वो सहारा ले सकता है, लेकिन वो किसी भी कंडीशन में मिस्टेक ऑफ लॉ का सहारा नहीं ले सकता। नेक्स्ट केस लो है इन ढाकी सिंह वर्सेज स्टेट। क्या है? द अक्यूज्ड शूट एन इनोसेंट पर्सन मिस्टेकिंग हिम टू बी ए थीफ। एक एक्यूज जो व्यक्ति है उसने एक इनोसेंट पर्सन को शूट कर दिया और क्या सोच के कि वो एक चोर है। although he believes that he is bound to nab a thing, यह सोचते हुए कि वो किसी चोर को इस प्रकार से नेब करने के लिए वो कानून के द्वारा बाउंड है। अकॉर्डिंग टू द ऑफिसर्स फाइंडिंग he was not in the position to apprehend him, fired at him। Here he cannot take the defense of mistake of fact as the act done by him was not justified। यहाँ उसने क्या किया, was not in the position to apprehend him, और उसने क्या कर दिया, उसके ऊपर फायर कर दिया। तो यहाँ पे वो क्या नहीं है, जस्टिफाइड बाय लॉ नहीं है। किसके लिए? मिस्टेक ऑफ फैक्ट का सहारा लेके कि वो उसके लिए जस्टिफाइड बाय लॉ था, तो इसका वो सहारा नहीं ले सकता, उसको कॉन्विक्ट किया जाए। नेक्स्ट केस है आर वर्सेज प्रिंस 1875। वेरी इंपॉर्टेंट केस है। द डिफेंडेंट हेनरी प्रिंस वाज कॉन्विक्टेड फॉर टेकिंग ए 14-year-old अनमैरिड गर्ल नेम्ड एनी फिलिप्स out of the possession and without the consent of her parents। यहाँ पे क्या है कि जो डिफेंडेंट है हेनरी प्रिंस, उसको कॉन्विक्ट किया जाता है किसके लिए, कि उसने एक 14 years old अनमेरिड लड़की थी उसको, जिसका नाम था एनी फिलिप्स, उसको उसके पेरेंट्स की विदाउट कंसेंट के और उनके पोजेशन से वो ले जाता। एट ट्रायल the jury found that although the girl was 14 at the time,
यानी कि जूरी पाता है कि वो जिस टाइम पे ये घटना हुई उस टाइम पे वो 14 ईयर्स की थी लड़की। शी हैड टोल्ड defendant and he had reasonably believed that she was 18, यानी उस लड़की ने उसको डिपेंडेंट को बताया कि वो 18 ईयर्स की है, और जो डिपेंडेंट था उसने भी ये विश्वास किया कि हाँ वो 18 ईयर्स की है। The statute he was convicted under was silent as to the mental state required to make the act a crime, यानी कि यहाँ पे जो कानून है, स्टेट्यूट है, वो साइलेंट है कि उसका मेंटल स्टेट क्या है, इसके बारे में कोई अपराध कर रहा है तो उसके बारे में यहाँ पे कानून क्या है, चुप है। एंड डिपेंडेंट अपील्स, डिपेंडेंट ने क्या किया, उसको कन्विक्ट किया गया तो उसने अपील की। द डिपेंडेंट वॉज चार्ज्ड विद द एब्डक्शन केस, डिपेंडेंट है उसको एब्डक्शन का केस लगा उसके ऊपर, मीन्स अपहरण का केस लगा। द कोर्ट हेल्ड दैट, कोर्ट ने क्या हेल्ड किया, मिस्टेक ऑफ फैक्ट डज नॉट स्टैंड एज ए डिफेंस टू ए क्राइम वेयर द statute making the act a crime contains no requirement of knowledge of the fact to begin with, यानी कि अगर जहाँ पे कोई अपराध करने के लिए नॉलेज की आवश्यकता नहीं हो, अगर इस प्रकार का कोई अपराध है तो वहाँ पे मिस्टेक ऑफ फैक्ट का सहारा नहीं लिया जा सकता। इन दिस केस द फॉरबिडन एक्ट इज रॉन्ग इन itself and the legislature has enacted that if anyone does this act he does so at his own risk, यानी कि इस केस में क्या हुआ कि फॉरबिडन एक्ट इज रॉन्ग इन इटसेल्फ, जो फॉरबिडन एक्ट है वो अपने आप में रॉन्ग है, एंड जो लेजिस्लेचर है उसने इनेक्ट किया क्या, दैट इफ एनीवन डज दिस एक्ट, अगर कोई व्यक्ति ऐसा एक्ट करेगा तो ही डज सो एट हिज ओन रिस्क, तो अपनी रिस्क पे ऐसा करेगा। The dissent believes that there can be no conviction of crime without a finding of criminal intent, mens rea, अगर उसका mens rea है, a reasonable mistake of fact where the mistaken beliefs, if true, would not have resulted in the defendant committing a criminal act should be an excuse that is implied in all criminal charges, जो कि सभी क्रिमिनल चार्जेज में implied होगा। नेक्स्ट केस लॉ है आर वर्सेस टॉलसन 1889 का केस है। द डिफेंडेंट प्रोसीडेड विथ ए न्यू मैरिटल कॉन्ट्रैक्ट entirely on the assumption that because there had been an unfortunate accident at sea, her spouse had drowned in the debris, इनकी क्या है, जो डिफेंडेंट है वो प्रोसीडेड विथ ए न्यू मैरिटल कॉन्ट्रैक्ट, मीन्स जो डिपेंडेंट है उसने दूसरी शादी कर ली है, क्या अजम्पशन करते हुए, बिकॉज ऑफ देयर हैड बीन एन अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट, एक कोई अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट होता है और उसमें उसकी स्पाउस हैड ड्राउन्ड इन द डेब्रिज, जो उसकी स्पाउस है वो उस पानी में डूब जाती है। दिस इज व्हेन द लॉ इंक्वायरीज अबाउट द रीजन फॉर एंटरिंग इनटू अनदर मैरिटल कॉन्ट्रैक्ट। In this case, regardless of the moral principles on which the defendant's decision was based, the defendant's mental condition affected the decision. As a result, the defendant was charged with an offense concerning a person's actions, यानी कि उसने दूसरी शादी कर ली है तो यहाँ पे उसके मेंटल एक्शन को देखा गया है, मेंटल जो उसका डिसीजन है उसको देखा गया है और उसके हिसाब से ये डिसीजन लिया गया है। जहाँ पे मेंटल स्टेटस की ज़रूरत होती है तो वहाँ पे इसको देखा जाता है। अगर मान लो कि कोई अपराध कर रहा है और वहाँ पे उसका नॉलेज या फिर मेंटल स्टेटस की ज़रूरत नहीं है तो सीधा ही अपने आप में अपराध है और वहाँ पे मिस्टेक ऑफ फैक्ट को यूज नहीं कर सकता।
नेक्स्ट केस लो है इन चिरांगी वर्सेज स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश MP 1952। इन दिस केस ए विडोर होल्डिंग एक्स कंपेन्ड विथ हिज सन। एक विडोर है जिसके हाथ में एक्स है और साथ में उसका पुत्र है। वेंट टू वुड्स टू गैदर स्यादी लीव्स। ये स्यादी लीव्स लेने के लिए वो क्या करती है, जाती है। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, द नेफ्यू डिस्कवर्ड दैट द अक्यूज्ड हैज was sleeping under the tree and the child was missing। कुछ देर बाद उसका नेफ्यू है वो सर्च करता है और वो देखता है कि जो अक्यूज्ड है वो एक पेड़ के नीचे सो रहा है और जो चाइल्ड है वहाँ पे है नहीं, मिसिंग है। लेटर द चाइल्ड वाज फाउंड डेड। और कुछ समय बाद फिर छानबीन की जाती है तो देखा जाता है कि बच्चा मरा हुआ है। इट वॉज transpired in evidence that the accused at the time being was seized of the state of mind in which he visualized that a tiger was going to attack him, as by mistake he killed his son, considering his son as a tiger। तो जो अक्यूज्ड है उसने को क्या लगा, कुछ टाइम के लिए उसका जो दिमाग है वो फ्रीज हो गया, सीज हो गया और उसको लगा कि कोई टाइगर है वो उसके ऊपर अटैक कर रहा है और वो उस टाइगर को मार रहा है। और वो टाइगर कौन था, वो उसका बच्चा ही था जो उसको एज ए टाइगर लग रहा था। तो उसने टाइगर को मारने के चक्कर में अपने बच्चे को ही मार दिया। द कोर्ट स्टेटेड दैट इट वॉज ए मिस्टेक ऑफ फैक्ट। कोर्ट ने स्टेट किया, ये माना कि जो ये था, ये जो मिस्टेक हुआ वो मिस्टेक ऑफ फैक्ट है। दैट इम्यूनाइज्ड हिम फ्रॉम लाइबिलिटी, जो लाइबिलिटी से उसको मुक्ति देती है। ही हैड नो इंटेंशन टू किल हिज सन। उसकी कोई इंटेंशन नहीं थी अपने सन को मारने की, लेकिन उसने अपने माइंड के सीज होने की वजह से ऐसा कर दिया, तो उसको एक्सक्यूज दिया गया। नेक्स्ट केस लो है स्टेट ऑफ उड़ीसा वर्सेज खोरागास। क्या है, द अक्यूज्ड while guarding his field shoot an arrow on the moving object in a good faith that it was a bear। क्या करता है, ये अक्यूज्ड है, वो अपने फील्ड में गार्डिंग कर रहा है, ध्यान रख रहा है, तो वो एक तीर चलाता है, कोई ऑब्जेक्ट उसको लगता है, दिखाई देता है और वो सोचता है कि वो एक बियर है और उसके ऊपर क्या करता है, वो गुड फेथ में एक तीर चला देता है। बट द शूट रिजल्ट्स इन द डेथ ऑफ ए पर्सन। लेकिन वो बियर नहीं था, वो कोई एक व्यक्ति था और उसको वो तीर लग जाता है और वो व्यक्ति वहीं पे मर जाता है। हियर ही गेट्स द इम्यूनिटी अंडर मिस्टेक ऑफ फैक्ट। यहाँ पे उसको इम्यूनिटी मिलेगी किसकी, मिस्टेक ऑफ फैक्ट की, क्योंकि वो गुड फेथ में वो चला रहा है और उसको लग रहा है कि कोई बियर है, बियर के ऊपर उसने चलाया है। अब नेक्स्ट है सेक्शन 18। सेक्शन 18 इज एक्सीडेंट इन डूइंग ए लॉफुल एक्ट। अगर कोई लॉफुल एक्ट किसी व्यक्ति के द्वारा किया जाता है, कोई व्यक्ति लॉफुल एक्ट कर रहा है और लॉफुल एक्ट करते हुए अगर उससे कोई मिस्टेक हो जाती है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो वो भी एक्सक्यूज है अंडर BNS सेक्शन 18। और ये IPC में प्रोविजन किया गया था सेक्शन 80 में। क्या है, नथिंग इज एन ऑफेंस। वो कुछ भी ऑफेंस नहीं है विच इज डन बाय एक्सीडेंट, जो कि एक्सीडेंट के द्वारा हो जाता है, और मिसफॉर्चून या फिर किसी मिसफॉर्चून की वजह से हो जाता है। एंड विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंट, लेकिन उसमें कोई भी क्रिमिनल इंटेंट नहीं है, इंटेंशन नहीं है। और नॉलेज इन द डूइंग ऑफ ए लॉफुल एक्ट, यानी कि कुछ भी लॉफुल एक्ट करने में उसको नॉलेज नहीं है और नहीं उसका इंटेंशन है। इन ए लॉफुल मैनर बाय लॉफुल मीन्स, लॉफुल मैनर में और लॉफुल मीन्स के द्वारा, एंड विथ प्रॉपर केयर एंड कोजन। अगर वो प्रॉपर केयर और कोजन के साथ अगर कोई कार्य करता है और ऐसे में अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो वो ऑफेंस नहीं हो।
इलस्ट्रेशन के माध्यम से पढ़ते हैं, समझते हैं इसको थोड़ा और। A is at work with a hatchet. The hat flies off and kills a man who is standing by. यानी कि A है वो किसी कुल्हाड़ी के साथ में कार्य कर रहा है, कार्य करते करते उसका जो फाल है, हेड फ्लाइज है, उसका जो मुंह है वो निकल जाता है और उड़ के जाके गिरता है। वो जहाँ गिरता है वहाँ कोई व्यक्ति खड़ा है, उस व्यक्ति के ऊपर गिरता है और वो व्यक्ति मर जाता है। Here if there was no want of proper caution on the part of A, his act is excusable and not an offense. अगर वो उसने प्रॉपर कॉजन के साथ में वो सारा काम किया है और उसका कोई भी इंटेंशन ऐसा नहीं था, तो अगर गुड फेथ में अगर वो कार्य कर रहा था तो उसके द्वारा जो इस प्रकार से जो घटना हुई है वो कोई अपराध नहीं होगा। केस लो पढ़ते हैं। अब इसमें क्या है, स्टेट ऑफ गवर्नमेंट वर्सेज रंगास्वामी 1952 का केस है। दिस केस इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट एन एक्ट डन बाय एन एक्सीडेंट विल कम अंडर सेक्शन 80 ऑफ इंडियन पीनल कोड। यानी कि ये बोलता है कि एन एक्ट डन बाय एन एक्सीडेंट, कोई भी जो कार्य है जो एक्सीडेंट के द्वारा हो जाता है तो वो आएगा सेक्शन 80 ऑफ आईपीसी या फिर 18 ऑफ बीएनएस। इन दिस केस, इस केस में द अक्यूज्ड वेंट विथ ए व्यू टू किलिंग हैना एंड heard a sound from a direction and fired a shot at its direction। क्या है कि इसमें एक्यूज जो है वो हैना को मारना चाहता है, हैना की शूटिंग के लिए, और उतने में उसको आवाज़ सुनाई देती है, किसकी, हैना की, किसी जानवर की आवाज़ सुनाई देती है और वो उसके ऊपर क्या कर देता है, फायर कर देता है उसी डायरेक्शन में। बट लेटर इट वॉज कॉन्विक्टेड दैट इट वॉज ए पर्सन। बाद में वो कॉन्विक्ट किया जाता है और ये पता चलता है कि उसने जो फायर किया था, शूट किया था, वो कोई एक व्यक्ति था, नॉट हैना, हैना नहीं थी। देन ही प्लीडेड दैट इट वॉज रेनिंग। बाद में उसके बाद उसने प्लीड किया कि वो रेन हो रही थी, एंड हैड ए बोनाफाइड इम्प्रिजन दैट इट वॉज हैना एंड फायर्ड द शूट with a view to protecting people around him from being attacked by it। यानी कि उसने बाद में ये बोला प्रोसिक्यूशन ने कि जो भी हुई घटना वो दुर्घटना से हुआ, वो रेनी सीजन का टाइम था, रेनी डे था और उसने गुड फेथ में हैना को मारने के लिए फायर किया था। The court upheld that the accused will be entitled to the benefits of mentioned section 80 of IPC as besides other facts। यानी क्या बोलता है कि उसको जो कोर्ट था उसने एक्यूज्ड को फायदा दिया सेक्शन 80 ऑफ आईपीसी और 18 ऑफ बीएनएस का। There was no exception of any other person being present in that area। यानी कि देयर वाज नो एक्सेप्शन, उसमें कोई एक्सेप्शन नहीं था ऑफ एनी अदर पर्सन, किसी दूसरे व्यक्ति के लिए, कि बीइंग प्रेजेंट इन दैट एरिया इन विच दैट डेथ हैपेंड, सो इट प्रूव्ड दैट द एक्ट वाज द रिजल्ट ऑफ एन एक्सीडेंट। नेक्स्ट केस लो है जागेश्वर वर्सेज एम्परर 1924। The case is based on a principle that when an act is not lawful, यानी क्या है, this case based on the principle that when an act is not lawful, यानी कि जब कोई एक्ट होगा
वो लॉफुल नहीं है। इन ए लॉफुल मैनर, लॉफुल मैनर में, बाय लॉफुल मीन्स या फिर लॉफुल मीन्स के द्वारा वो नहीं है। इट विल नॉट कम अंडर सेक्शन 80 ऑफ आईपीसी। अगर वो इस प्रकार से नहीं आ रहा है, क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर रहा है, तो वो आईपीसी के सेक्शन 80 और बीएनएस के सेक्शन 18 के अंतर्गत नहीं आएगा। इन दिस केस द अक्यूज्ड वाज हिटिंग द विक्टिम। इसमें क्या है कि जो अक्यूज है वो हिटिंग द विक्टिम, विक्टिम को हिट कर रहा था, एंड अकॉर्डिंगली हिट हिज वाइफ ऑफ द अक्यूज्ड हु वाज प्रेग्नेंट। और उसने क्या किया, वो हिट कर रहा था और इसी में वो अपनी वाइफ को भी हिट कर देता जो कि प्रेग्नेंट थी। नो सूनर डिड द ब्लो हिट द हेड ऑफ द चाइल्ड देन इट रिजल्टेड इन हिज डेथ। उसने जो हिट किया तो उससे चाइल्ड के सिर पे चोट लगी और उसकी वजह से उसकी मौत हो गई। द कोर्ट हेल्ड दैट द अक्यूज्ड विल नॉट बी एंटाइटल्ड टू द बेनिफिट्स ऑफ सेक्शन 80 ऑफ आईपीसी। तो कोर्ट ने क्या हेल्ड किया कि वो सेक्शन 80 ऑफ आईपीसी या फिर सेक्शन 18 ऑफ बीएनएस का बेनिफिट्स नहीं ले सकता। It's because even though the death of the child was by accident, the act was not lawful in a lawful manner by lawful means। यानी कि ये जो है because even the death of the child was accident, जो चाइल्ड की एक्सीडेंट हुई, डेथ हुई, वो एक एक्सीडेंट था, लेकिन फिर भी वो एक लॉफुल मैनर में और लॉफुल मीन्स के द्वारा नहीं किया गया, तो इसलिए उसको एक्सक्यूज नहीं मिलेगा इस सेक्शन के अंतर्गत। कौन से सेक्शन? सेक्शन नंबर 18 या फिर आईपीसी का सेक्शन 80 के अंतर्गत। नेक्स्ट केस लो है टुंडा वर्सेज स्टेट, 1950 का केस है। द केस इज बेस्ड ऑन ए प्रिंसिपल दैट an act is done without criminal intention or knowledge, it will come under section 80 of IPC। यानी ये बोलता है कि कोई भी एक्ट है वो विदाउट क्रिमिनल इंटेंशन या फिर विदाउट नॉलेज के अगर किया जाता है तो सेक्शन 80 के अंतर्गत आएगा या फिर सेक्शन 18 ऑफ बीएनएस के अंतर्गत आएगा। इन दिस केस द अक्यूज्ड टुंडा एंड द डिसीज्ड वर फ्रेंड। इस केस में क्या देखा कि टुंडा जो अक्यूज्ड व्यक्ति है वो और जो मरा है डिसीज्ड व्यक्ति है वो दोनों फ्रेंड्स थे। हु वर वेरी इंटरेस्टेड इन रेसलिंग, जो दोनों ही कहते हैं रेसलिंग में बहुत इंटरेस्टेड थे, एंड वर इंगेज इन ए रेसलिंग बोट, और वो दोनों एक रेसलिंग बोट में इंगेज थे। वाइल रेसलिंग द डिसीज्ड गॉट इंजर्ड ऑन हिज हेड, जब रेसलिंग हो रही थी तो जो डिसीज व्यक्ति था उसने इंजरी कर दी उसके सिर में। इट रिजल्टेड इन हिज डेथ, और उसी की वजह से उसकी मृत्यु हो गई। इन दिस केस इलाहाबाद हाई कोर्ट ऑब्जर्व दैट द इंजरी कॉज्ड बाय डेथ, यानी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या बोला कि इंजरी कॉज्ड बाय द डेथ वॉज द रिजल्ट ऑफ एन एक्सीडेंट, जो भी डेथ हुई है, जो इंजरी हुई है वो एक एक्सीडेंट के रिजल्ट के रूप में हुई है, एंड देयर वॉज नो फोर प्ले टू पार्ट ऑफ द अक्यूज्ड। In addition to that, the court held that there was an implied consent of the deceased in taking any risk in the wake of wrestling. Therefore, the accused was entitled to get benefits under both section 80 and 87। इसमें क्या बताया गया कि दोनों ही अच्छे दोस्त थे और वो रेसलिंग में बहुत इंटरेस्ट रखते थे, तो उन्होंने क्या किया, वो दोनों रेसलिंग बोट में आ गए और रेसलिंग के दौरान एक व्यक्ति को चोट लग गई जिसके अगर सर में उसकी मृत्यु हो गई। तो यहाँ पे जो व्यक्ति है जिसके द्वारा चोट उसको पहुंचाई गई थी उसको
लाभ मिलेगा सेक्शन 18 का कि उसने जो भी कार्य किया था वो गुड फेथ में किया था और उसकी परमिशन भी उसको मिली हुई थी। तो यहाँ पे उसको सेक्शन 80 और 87 आईपीसी का दोनों का फायदा मिलेगा। तो इस प्रकार से हमारा ये कंप्लीट हो गया है। आज 18 तक ही हम पढ़ेंगे, काफ़ी लंबा पीरियड हो गया। 14 से लेके 18 तक टोटल आज हमने 5 सेक्शंस कवर किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे सेक्शन 19 से। तो मैं सारे जितने भी वीडियोस बना रहा हूँ दे आर बोथ इन इंग्लिश एंड हिंदी, एंड आई आल्सो कवरिंग द कैश लॉज। जो इम्पोर्टेंट कैश लॉ है उनको भी मैं कवर कर रहा हूँ। इसके अलावा हम बीएनएस पढ़ते हुए जो आईपीसी के कंसर्न सेक्शंस हैं उनको भी हम साथ में कवर कर रहे हैं कि कौन से सेक्शन में ये प्रोविजन किया गया था आईपीसी में और अभी ये बीएनएस के कौन से सेक्शन में है। ये भी इम्पोर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से, तो हम ये भी कवर करते हुए चल रहे हैं। और वेरी इम्पोर्टेंट कैश लॉज जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं डेफिनेटली, और इन केस लॉज को हम सेक्शन वाइज पढ़ते जा रहे हैं। जो सेक्शन आ रहा है, जिस सेक्शन का केस लॉ है उसको उस सेक्शन के साथ में हम पढ़ रहे हैं। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आगे आने वाले वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे।